Yes, hello, good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? सो आई होप यू ऑल आर गुड. और सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेजरली वी विल डिस्कस अ टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी द टेक्योमेट्री. आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री. सर लिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग भी है बेटा. इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग व्हाइल डिस्कसिंग द लेवलिंग. यस और नो? तो जब हम लोग लेवलिंग की बात कर रहे थे, व्हेन वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द प्लेन लेवलिंग एंड जियोडेटिक लेवलिंग, तो वहीं पर हम लोगों ने इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था. इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग वी हैव डिस्कस टू केसेस. दो केस की हम लोगों ने बात की थी. पहला, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड. अगर आप ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे थे, दैट वाज द केस 1. और केस 2 में क्या पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में विद द हेल्प ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट को दो जगह प्लेस किया था और दो वर्टिकल एंगल मेजर किए थे, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने आरएल डिफाइन किया था. So these two cases we have discussed, these two cases we have already covered in the case of trigonometrical leveling. So what is the objective, what is the discussion for the today's class? आज की इस क्लास में एक बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, that is going to be the टेक्योमेट्री. तो टेक्योमेट्री के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए. शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बेटा? ठीक है, बोलो भाई, बातचीत स्टार्ट करी जाए. Should we start our discussion? Once again, good evening to all of you. चलिए भाई, बातचीत स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज क्लास. आज की क्लास में क्या क्या बातचीत करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस क्लास और वॉचिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम. सो आई एम क्षितिज सचान. आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम विद गुड रैंक. और अगर बेस्ट गेट रैंक की बात करें तो आई हैव सिक्योर्ड AIR 30 इन गेट एग्जाम. सब्जेक्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सर्वेइंग. इन दो सब्जेक्ट की हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे. सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स. इसकी रेगुलर जो क्लास की टाइम है 6:30 to 8:30 PM है. और ये क्लासेस जो आपकी हो रही हैं बेटा, वो मंडे टू फ्राइडे हो रही हैं. क्लासेस आर मंडे टू फ्राइडे. क्रैश कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे एज यू नो. तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्रैश कोर्स बाय 31st of December. तो 31 दिसंबर तक इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आज के जो टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आज जो मेन डिस्कशन होगा वो टेक्योमेट्री के बारे में होगा. तो टेक्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हैं, टेक्योमीटर, ये क्या होता है, स्टेडिया रॉड का कंसेप्ट क्या है, मेथड्स क्या है टेक्योमेट्री के, इक्वेशन ऑफ टेक्योमेट्री क्या है, और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर और विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन RL को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके कुछ अलग अलग केसेस के बारे में भी हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं भाई. आओ देखो, बहुत लंबा लंबा नहीं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, हिंदी में समझो. ऑल द नोट्स पॉइंट्स
सभी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और दैट यू विल गेट। आप सभी लोग ऐप से इस पीडीएफ को, इस क्लास नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंड आई होप यू ऑल आर गेटिंग रेगुलर पीडीएफ्स। हर क्लास के पीडीएफ मिल रहे हैं आपको, बेटा एक बार बता देना। क्लास के पीडीएफ और डीपीपी रेगुलरली यू आर गेटिंग, रेगुलरली यू आर गेटिंग द क्लास पीडीएफ एंड डीपीपी, yes or no? So this is the 9th lecture. So I hope yesterday तक के आप सभी के पास क्लास के पीडीएफ अवेलेबल है, पहुंच चुके हैं। एक बार कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में इफ यू आर गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स रेगुलरली। इफ यू आर गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स रेगुलरली, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। डीपीपी के पीडीएफ पे क्लिक करना बेटा विकास, डीपीपी के पीडीएफ सेक्शन पे क्लिक करना, यू विल गेट द पीडीएफ। जहां पर आप डीपीपी देख रहे हैं ऐप पर, उसके बगल में एक टैब और दिया गया है जिस पे लिखा होगा डीपीपी पीडीएफ, वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दैट वी आर फॉलोइंग, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स जो हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, तो वी कैन नॉट चेंज इट। बट यस, आपका ये जो पॉइंट है, आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड दिस पॉइंट टू द कंसर्न टीम और द कंसर्न पर्सन। इफ एनी चेंज विल बी देयर, वी विल अडॉप्ट दैट चेंज, डोंट वरी। ठीक है भाई इंजीनियर साहब। सो सर ये टेक्योमेट्री होता क्या है? ये टेक्योमेट्री होता क्या है? ये बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें समझा दें। आइए समझाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री, अरे यार कोई भी मेथड हो सर्वेइंग का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, काम तो दो ही करने हैं। ये तो पहले दिन ही बता दिया था। सर्वेइंग के किसी भी मेथड की आप बात कर लो, सर्वेइंग के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आप बात कर लो, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर टू अस कि हमें दो तरीके के मेजरमेंट परफॉर्म करने हैं। लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म करना है और एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म करना है। क्यों परफॉर्म करने हैं लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट? तो आपने बोला सर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। सर क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं आप पॉइंट की पोजीशन को? वाई यू वांट टू डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट? क्योंकि सर मुझे प्रिपेयर करना है मैप, और मैप को प्रिपेयर करने के लिए मुझे पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। ये सभी बातें कई बार रिपीट हो चुकी हैं हर सर्वे में। जब कभी भी हम लोग कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, किसी भी नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, किसी भी नए मेथड के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो लगातार होती ही होती हैं। तो अब तक तो दिमाग में पहुंच चुकी हैं बातें। ठीक है, तो सर इतने सारे मेथड्स हम लोगों ने देख लिए, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, इतने सारे मेथड्स देख लिए, इतने सारे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देख लिए लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट के। तो ये टेक्योमेट्री का खेल क्या है? तो सर ये टेक्योमेट्री का खेल क्या, बताएंगे क्या? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले आज्ञा है आपकी। एक एग्जाम्पल से समझ लें कि टेक्योमेट्री कहां पर अप्लीकेबल होगा। टेक्योमेट्री कहां पर अप्लीकेबल होगा, एक एग्जाम्पल ले। तो एक बार हम गए घूमने, तुम लोग भी कभी न कभी जाते होगे। तो मान लो किसी हिल स्टेशन पे आप घूमने गए हो, मान लो सिक्किम विक्किम निकल गए हो, कहीं भी निकल जाओ। अब हुआ क्या समझो, हम ये कौन सी पहाड़ी बन गई? हम इस पहाड़ी पे बैठे हुए थे, अच्छा नहीं बना पहाड़, मजा नहीं आ रहा। तो मान लो ये कोई एक पहाड़ था, टॉप पे बैठे हुए थे ए पॉइंट पे। ठीक है, नज़ारे देख रहे थे, यहाँ बैठ के। थोड़ी दूर पे एक पहाड़ और दिखा, और वहां पर भी एक पॉइंट है बी। बैठे बैठे अचानक से मन कर गया कि इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, हमें ये पता करना है। ये दोनों पहाड़ ए और बी
पॉइंट ए और बी के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है ये पता करना है। कैसे करें? सर्वे तो पढ़ लिया ना तुमने। हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो मीन सी लेवल होगा, कहीं ना कहीं तो मीन सी लेवल होगा। मेरा मन तो ये भी कर रहा है कि मैं इस पॉइंट बी के एलिवेशन को भी फाइंड आउट कर लूं, मैं पॉइंट बी के एलिवेशन को भी फाइंड आउट कर लूं, पॉइंट ए के एलिवेशन को भी फाइंड आउट कर लूं। तो एलिवेशन को फाइंड आउट करने का तब भी एक तरीका मुझे पता है, लेवलिंग का तो एक तरीका मुझे पता है कि जब कभी भी कहीं पे ऐसा होता था कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जहां पर हम स्टाफ रीडिंग नहीं ले सकते हैं, तो वहां पर आपके पास एक तरीका था रेसिप्रोकल लेवलिंग का। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग की हेल्प से एलिवेशन तो फाइंड आउट करना तब भी पॉसिबल है, बट मेरी इच्छा जो है, आई वॉन्ट टू मेजर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, आई वॉन्ट टू मेजर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कैसे करें, कोई बताएगा? बताओ, तुम लोग भी काफी हद तक सर्वे पढ़ चुके हो, तुम लोग भी काफी हद तक सर्वे पढ़ चुके हो। ये लीनियर मेजरमेंट या हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाए? एनी आइडिया टू एनीवन? बोलो मेरे लाल। क्या यहां पर चैन और टेप की हेल्प से, वाट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, तो अभी तक हम लोगों ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए बात करी थी चैन और टेप की। तो क्या बेटा यहां पर चैन और टेप की हेल्प से हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए बी डैश को मेजर करना पॉसिबल है? डिस्टेंस ए बी डैश को मेजर करना पॉसिबल है? आंसर इज नो। अमित कह रहे हैं सर थियोडोलाइट से कर लीजिए। बेटा थियोडोलाइट से डायरेक्ट अगर मेजरमेंट की बात करें तो थियोडोलाइट का यूज होता है हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट। डायरेक्टली व्हाट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, वी कैन परफॉर्म द एंगुलर मेजरमेंट। तो हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, बट यहां पर बात हो रही है डिस्टेंस मेजरमेंट की। तो देखो अभी तक जो मेन दो तरीके मुझे पता है डिस्टेंस मेजरमेंट के, वो थे चैन और टेप। मामला हो गया फेल, यहां पर हम चैन और टेप की हेल्प से हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर सकते। मानते हो इस बात को कि नहीं, पहले बताओ। अब ये थोड़ा तरीका है कि नहीं कर सकते। सर गेट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, सर इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर सकते। मत करो, क्या दिक्कत है? सर बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, सर बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड करनी पड़ती, हम नहीं कर सकते। मत करो। तो नहीं कर सकते तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना मेरे भाई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर बहुत रिवीजन करना पड़ता है, सर बहुत सवाल लगाने पड़ते हैं, बहुत क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। इट्स योर चॉइस। तो ये तो ऑप्शन नहीं चलेगा भैया कि नहीं कर सकते। अब डिस्टेंस तो मेजर करनी है, समस्या है तो समाधान भी है, इसी समस्या को दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मिले और आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द टेक्योमेट्री। तो जो चीज अभी आपको असंभव लग रही है, थोड़ी देर बाद वो संभव लगेगी और बहुत आसानी से, यकीन मानो जितना आसानी आपको चैन और टेप में नहीं होता, जितना आसानी आपको चैन और टेप में नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा आसानी से आप यहाँ पर अंडुलेटेड ग्राउंड के लिए, अनइवन ग्राउंड के लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर पाएंगे, एलिवेशन का मेजरमेंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री। तो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, टेक्योमेट्री इज सुटेबल फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे सभी लाल ऐसा
मुझे लगता है कि मेरे सभी लाल इस बात का जवाब दे सकते हैं कि टेक्योमेट्री को कहां पर यूटिलाइज किया जाए। तो कहना ही से फॉर undulated ground, for uneven ground surface, if we want to perform the distance measurement, we can go for the tachyometric survey. We can go for the tachyometric survey. तो इस एग्जाम्पल पे भी हम लोग वापस आएंगे। इस एग्जाम्पल पे अभी हम स्पेशली इन द केस ऑफ हिली एरिया, स्पेशली इन द केस ऑफ हिली एरिया, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एलिवेशन को मेजर करने के लिए हम लोग टेक्योमेट्री सर्वे लगाते हैं, हम लोग टेक्योमेट्री सर्वे का यूज करते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक की सभी बातें आपने समझा दी हैं और हमको समझ में भी आ गई हैं। बातचीत को थोड़ा आगे ले चलिए। तो अभी वापस आएंगे इस डिस्कशन में बेटा, अभी इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब वापस आ जाओ। तो टेक्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो बेटा, टेक्योमेट्री में जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसको बोलते हैं टेक्योमीटर। और टेक्योमीटर होता क्या है? कुछ नहीं होता है। टेक्योमीटर कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल थियोडोलाइट होता है। क्या स्पेशल होता है ये भी बता देता हूं। थियोडोलाइट सभी को दिखाया था मैंने, याद है? तो थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप था, थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप था उसमें एक आई साइड था और एक ऑब्जेक्टिव साइड था, याद है? एक आई साइड था और एक ऑब्जेक्टिव साइड था। जब आप आई साइड से इस तरीके से देखते थे तो थोड़ी ही दूरी पे आपको कुछ इस तरीके के क्रॉस हेयर्स दिखते थे, इनको बोलते क्रॉस हेयर, याद आया? इसमें आपको क्रॉस हेयर दिखते थे। ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से, ऑब्जेक्टिव पीस की हेल्प से आप अपने टारगेट को, फीचर को साइड करते थे। जहां पर इस क्रॉस एयर के इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टाफ होता था, उस स्टाफ रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते थे, उस स्टाफ रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते थे। पता है इसमें स्पेशल क्या है? पता है इसमें स्पेशल क्या है? टेक्योमीटर में ये थियोडोलाइट बन जाएगा टेक्योमीटर, ये थियोडोलाइट बन जाएगा टेक्योमीटर अगर यहां पर हम ये दो मार्किंग और लगा दें। अगर हम यहां पर दो मार्किंग और लगा दें, अब यही इंस्ट्रूमेंट बन गया टेक्योमीटर। ये जो दो मार्किंग आपने और प्रोवाइड की हैं इनको बोलते हैं स्टेडिया। इन दोनों स्टेडिया के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, दैट इज द स्टेडिया इंटरवल, दैट इज द स्टेडिया इंटरवल। इसको आप क्या बोलने वाले हैं? दैट इज गोइंग टू बी द स्टेडिया इंटरवल। सो हाउ वी कैन डिफाइन द टेक्योमीटर? टेक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट fitted with the two more stadia, fitted with the two more stadia। इसको बोल देते अपर स्टेडिया, इसको बोल देते अपर स्टेडिया, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो इसको बोल देते लोअर स्टेडिया, इसको बोल देते लोअर स्टेडिया। और ये जहां पर इस इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसको चलो बोल देते एक्सियल स्टेडिया, इसको बोल देते एक्सियल स्टेडिया। तो अभी मैंने आपसे ये बात किया है कि टेक्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं टेक्योमीटर। टेक्योमीटर क्या होता है? इट इज द स्पेशल थियोडोलाइट फिटेड विद द स्टेडिया, इट इज द स्पेशल थियोडोलाइट फिटेड विद द स्टेडिया। मेरे लाल, केवल इतना करने से, केवल ये स्टेडिया प्रोवाइड करने से अब तुम कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हो और तुम कहीं पे भी एलिवेशन का मेजरमेंट कर सकते हो, बस। अच्छा, जब ये स्टेडिया प्रोवाइड नहीं किए गए थे तो जब कभी भी आप इससे स्टाफ रीडिंग ले रहे थे तो कितनी स्टाफ रीडिंग मिल रही थी आपको? अगर यहां पर कोई स्टेडिया नहीं, केवल क्रॉस हेयर है, यहां पर स्टाफ रखा हुआ है, कितनी स्टाफ रीडिंग मुझे मिलेंगी? बोलो, कितनी स्टाफ रीडिंग मिलेंगी अगर केवल और केवल क्रॉस हेयर है? केवल और केवल अगर थियोडोलाइट में क्रॉस हेयर टेलीस्कोप में आपने प्रोवाइड किया है तो कितनी स्टाफ रीडिंग्स आपको मिलने वाली? अरे भैया, इस इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ही तो स्टाफ रीडिंग मिलेगी,
इस इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ही तो स्टाफ रीडिंग मिलेगी। इतना देर क्यों लग रही है बात बताने में? इतना देर क्यों लग रहा भाई ये बात बताने में? लेकिन अब जब आपके पास यहाँ पर एक अपर स्टेडिया है, एक एक्सियल स्टेडिया है, एक लोअर स्टेडिया है, यकीन मानो मेरे लाल इस बात का कि अब तुम्हें उसी स्टाफ पर 3 रीडिंग मिलेंगी। यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो अब देखेंगे ऐसा क्या जादू हो गया, ऐसा क्या जादू हो गया ये स्टेडिया प्रोवाइड करने से कि अब हम अंडुलेटेड ग्राउंड में, हिली टेरेन में भी बहुत आसानी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर पाएंगे। दिखाते हैं। इतना करने से फायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ कि अब आप एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो टेक्योमेट्री को सर जरा आप डिफाइन कर दीजिए। तो टेक्योमेट्री इज डिफाइंड एज द ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड, द अदर नेम, टेक्योमेट्री को ही क्या बोलते हैं आप? टेक्कीमेट्री बोलते हैं और टेलीमेट्री भी बोल देते हैं इसको। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट अभी करके दिखाता हूं। तो एज कंपेयर टू द चैनिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, the accuracy of the tachyometric distances is low. As compared to the chaining on the flat ground, the accuracy of the tachyometric distances is low. लेकिन जो अनइवन ग्राउंड, रफ और स्टीप स्लोप है, वहां पर इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चैन और टेप सर्वे। अब अगर इसी एग्जांपल की मैं बात करूं, अब तुम जिद पे ही आ गए हो, अब तुम जिद पे ही आ गए हो इस तरह में डिस्टेंस मेजर करेंगे चैन और टेप की हेल्प से, तो मैं नहीं लगता है यहां पर एक्यूरेसी बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। यस और नो? यू विल गेट द लीस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। ऐसे अनइवन ग्राउंड में, हिली रीजन में चैन और टेप सर्वे करोगे तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा सही नहीं होंगे। फ्लैट रीजन में, प्लेन रीजन है, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास डिस्टेंस को मेजर करने का, वो चैन और टेप, वो है चैन और टेप। समझ गए सर? 2-3 बातें हो गई क्लियर। टेक्योमेट्री क्या होता है, टेक्योमीटर क्या होता है, और टेक्योमेट्री का एप्लीकेशन कहां पर है, टेक्योमेट्री की सुटेबिलिटी कहां पर है, किन कंडीशन में, किन हालात में इस मेथड को यूज करना हमारे लिए ठीक रहेगा। उतनी ही रेंज होती है जितना तुम्हें इस टेलीस्कोप से दिख सकता है आदित्य। जितना आप इस टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं, जो आपके टेलीस्कोप की स्पेसिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर पाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर पाएंगे। चलें आगे, आओ जरा। सर ये जादू समझाइए, जो आपने बताया होता क्या है, अभी बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, स्टेडिया रॉड भी यूज करते हैं। जैसे स्टाफ होता था, इन्हीं को वर्टिकल स्टेप्स भी बोलते हैं। 5 से 15 मीटर इनकी लेंथ रहने वाली है, ग्रेजुएशंस होते हैं, और हमेशा इस स्टाफ को हम वर्टिकल प्लेस करेंगे या तो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट करेंगे। दोनों का मतलब समझाऊंगा। दिस स्टाफ यू कैन प्लेस, दिस स्टेडिया रॉड यू कैन प्लेस वर्टिकली, और लाइन ऑफ साइट के पैरेलल भी प्लेस कर सकते हैं। दोनों ही केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो अपने पास स्पेशल थियोडोलाइट हो गया, टेक्योमेट्री जिसको आपने, टेक्योमीटर जिसको आपने बोला, और एक हो गई ये बेहतरीन सी स्टेडिया रॉड। अब होगा सर्वे, अब होगा डिस्टेंस और एलिवेशन का मेजरमेंट। जरा समझो। तो मान लो ये तुम्हारा टेक्योमीटर रखा हुआ है, मान लो ये टेक्योमीटर रखा हुआ है। अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं स्टेडिया मेथड की। अभी बेटा हम लोग बातचीत कर लेते हैं स्टेडिया मेथड की। जरा यहाँ पर समझो, मैं बनाता हूँ डायग्राम और अच्छा समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिया स्टेक्योमीटर। अब मेन कंपोनेंट जो हमारे यहाँ पर एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसका टेलीस्कोप। तो मैं पूरा थियोडोलाइट बनाने नहीं बैठ रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ पर टेक्योमीटर नहीं बना रहा हूँ,
मैं केवल टेलीस्कोप बना रहा हूं। आई पीस हो गया, ऑब्जेक्टिव पीस हो गया। क्योंकि ये टेक्योमीटर है, क्योंकि ये टेक्योमीटर है, तो अगर इसके डायाफ्राम के हालचाल देखोगे तो यहां पर सिचुएशन मिलेगी समथिंग लाइक दिस। यहां पर सिचुएशन मिलेगी समथिंग लाइक दिस। दो स्टेडिया आपने प्रोवाइड कर रखे हैं जिनका इंटरवल है स्मॉल आई। मान लो यहां पर स्टेडिया रॉड लगाई है, दिस इज योर स्टेडिया रॉड। अच्छा, अभी ये जो स्टेडिया रॉड आपने प्रोवाइड की है वो वर्टिकल है, दिस स्टेडिया रॉड इज वर्टिकल। बोल सकते हैं कि नहीं? ये स्टेडिया रॉड वर्टिकल है, यस और नो? बोलो बेटा। ये स्टेडिया रॉड वर्टिकल प्लेस किया आपने। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, अगर मैं इस स्टेडिया रॉड में रीडिंग्स की बात करूं, तो मुझे कुछ रीडिंग्स इस तरीके से मिलेंगी। मुझे अब जो स्टाफ में रीडिंग्स मिलने वाली हैं वो कुछ इस तरीके से रीडिंग्स मिलेंगी। अभी इसकी पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसकी पूरी थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। मान लो ये रीडिंग जो मिल रही है दैट इज द स्टाफ S1 इंटरसेप्ट S1, ये हो गई S2 और ये हो गई S3। तीन रीडिंग मिलेंगी ना भाई, करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेल स्टेडिया, करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया। अब आपको यहां पर तीन रीडिंग्स मिलने वाली हैं। लोअर और अपर के बेसिस पे क्या हम यहां पर एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द एस। एस क्या होता है सर? एस आप बोलते हो दैट इज गोइंग टू बी द स्टाफ इंटरसेप्ट। तो इस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? S3 माइनस S1। इस S की वैल्यू क्या हो जाएगी? S3 माइनस S1, यस और नो? इंस्ट्रूमेंट और जो पॉइंट आपका स्टाफ जहां पर स्टेडिया रॉड आपने प्लेस की है, मान लो इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी D। क्या बेटा इस लाइन को अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ साइट। तो अभी आपने बोला कि हम स्टाफ को वर्टिकल प्लेस कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हम स्टाफ को लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। यहां पर भी स्टाफ आपका लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है। देखो यहां पर भी जो आपको स्टाफ दिख रहा है वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल भी है, और वर्टिकल भी है, और वर्टिकल भी है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा फ्रिक्वेंट जो केस है वो यही है बेटा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेन इच्छा क्या थी? मेन इच्छा क्या थी? आई वॉन्ट टू मेजर दिस डिस्टेंस D। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस D मेजर करना है। अब इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस D को हम मेजर कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्योमीटर, उसके लिए मुझे समझनी पड़ेगी थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री या फिर थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। समझोगे? उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या अप्रोच होगी, व्हाट अप्रोच वी कैन फॉलो टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। तो कुछ टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाओ, नहीं तो बहुत टर्म एक साथ अभी हो जाएंगे। आई इज द स्टेडिया इंटरवल, आई इज द स्टेडिया इंटरवल, आई इज द स्टेडिया इंटरवल, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो अभी यही टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले यहां तक के डिस्कशन क्लियर है कि नहीं एक बार चैट बॉक्स में बता दो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स so that we can proceed further, so that we can proceed further। बोलो बेटा। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
सब कुछ क्लियर है भाई, होना भी चाहिए। आओ, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। जरा ध्यान से समझना, ये तो अभी बता ही दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है भाई। ये S3 माइनस S1 होगा, ना कि प्लस। तो स्टाफ इंटरसेप्ट की बात कर ली हम लोगों ने, ये हमारी आई है जहां से हम रीडिंग ले रहे हैं, यह ऑब्जेक्टिव का डायफ्राम वाला पार्ट है। इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जो हम देख चुके हैं, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जो हम देख चुके हैं। ये देखो यहाँ पर बना भी दिया है, अपर स्टेडिया, एक्सेल स्टेडिया, लोअर स्टेडिया, स्टेडिया क्रॉस हेयर। अब यहां पर देखो, एक एक बात समझना, आपने बोला अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिल रही है वो S1 है। अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिल रही है वो S1 है, और लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिल रही है वो S3 है। ये कैसे भाई? अपर स्टेडिया अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिल रही है वो बॉटम वाली रीडिंग है S1, लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग मिल रही है वो टॉप वाली रीडिंग है S3। ऐसा क्यों? थ्योरी समझ लो फिर, पता है तुमको, पता है तुमको, ये सब पूरा गेम तुमने समझ रखा है। चलो अभी के लिए अगर मैं बोलूं, अभी के लिए मैं बोलूं, इस डिस्टेंस d को मेजर करने का मेरे पास एक तरीका है। ये जो प्यारी सी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं टेक्योमेट्रिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। तो कैपिटल D जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, विल बी इक्वल टू KS प्लस C। कैपिटल D जो होगा बेटा आपका वो KS प्लस C के बराबर होगा, और K जो है आपका दैट इज योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। K जो है बेटा दैट इज योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और C जो है दैट इज योर एडिटिव कांस्टेंट। सर कोशिश तो कर रहे हैं समझने की, बट समझ में कुछ आ नहीं रहा है। चलो अभी जैसे बता रहा हूं वैसे ही समझो। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, कैसे आती है भी बताऊंगा। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है D इज इक्वल टू KS प्लस C। यहां पर K और C कांस्टेंट है। S क्या है मेरे लाल? S क्या है जरा कोई बताएगा क्या? S क्या है? S क्या है? अरे बोल ही नहीं रहो, नाराज हो क्या? S क्या है? S इज द स्टाफ इंटरसेप्ट S3 माइनस S1। ये तुम्हें कौन बताएगा? ये तुम्हें कौन बताएगा? ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये तुम्हें फील्ड में जाके ये तुमने खुद मेजर किया है। ये फील्ड का डेटा है, ये फील्ड में आपने खुद लिया था S3 S1 S2, और बेस्ड ऑन ऑल दीज स्टाफ रीडिंग्स क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट पता है? गुरु बात को समझो, किसी तरीके से मुझे प्यारा से कांस्टेंट K और प्यारे से कांस्टेंट C की वैल्यू पता चल जाए, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, S में जाके मेजर कर लूंगा, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दूंगा इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दूंगा इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा टेक्योमीटर, ऐसा टेलीस्कोप जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 100 होती है, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसे टेलीस्कोप को, ऐसे टेक्योमीटर को हम बोलते हैं एनालिटिकल टेक्योमीटर। सर C, ये तो लिखा है ना सर ने, C है एडिटिव कांस्टेंट, C है एडिटिव कांस्टेंट। करेंगे बेटा इसके बारे में सब बात करेंगे, एक एक करके, एक एक करके। मैंने केवल अभी K और C को इंट्रोड्यूस किया है। K इज योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, C इज योर एडिटिव कांस्टेंट।
किसी भी तरीके से मुझे अगर ये के और सी की वैल्यू पता चल जाए, अभी तो नहीं पता है, किसी भी तरीके से अगर मुझे इस के और सी की वैल्यू पता चल जाए, मैं फील्ड में जाके स्टाफ इंटरसेप्ट को तो मेजर कर सकता हूं। एंड वंस वी नो ऑल दीज थ्री टर्म्स, अगर इन तीनों टर्म्स के बारे में मुझे पता चल गया, के, एस और सी के बारे में, तो मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, तो मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। ये मानते हो कि नहीं? ये मानते हो कि नहीं? बोलो, बोलो भाई। अभी नहीं पता है के, अभी नहीं पता है के, अभी नहीं पता है सी, तो ठीक है, अभी नहीं कर पाएंगे, अगली मेहनत इसी पे करेंगे कि के और सी पता चल जाए। तो ये इक्वेशन आई कैसे, सवाल ये है। तो ये इक्वेशन आ कैसे गई, D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। सर इस पे थोड़ा चर्चा करिए, सर इस पे थोड़ा चर्चा करिए। आइए बेटा, नाउ वी विल सी द थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। नाउ वी विल सी द थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। अब टेक्योमेट्री की इस थ्योरी को समझने के लिए, टेक्योमेट्री की इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ टर्म हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा जो आपको समझनी पड़ेगी। एस बात कर चुके हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट बात कर चुके हैं, बोलो। आई, इसके बारे में भी बातचीत हो चुकी है। भैया लेंस वेंस लगे हैं, हमसे ज्यादा तो तुम्हें पता ही होगा, हमसे ज्यादा तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़े दिन पहले ही पढ़ा होगा, हमें पढ़े हुए तो काफी टाइम हो गया। तो फोकल लेंथ, टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, एफ इज द फोकल लेंथ। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी क्या, जरा ध्यान से समझो। तो आपने बोला सर स्मॉल डी जो है, डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सब दिखाएंगे अभी। तो अगर आप बोल रहे हैं सर ये हमारा टेलीस्कोप है, ये हमारा टेलीस्कोप है, ये ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, तो इस टेलीस्कोप की क्या इस तरीके से मैं वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन कर सकता हूं? बोलो, क्या मैं वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन कर सकता हूं? जो बेटा लेंस आपने यहां पर प्रोवाइड कर रखा है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया बेटा? दैट इज द स्मॉल डी। क्लियर है? सर यू क्या है, यू, अरे भाई सर यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां कहीं अगर ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं मान लो अगर ऑब्जेक्ट है, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी यू, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी यू। टर्म समझ में आ रहे हैं बेटा सभी? ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू एवरीवन? बोलो, वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इमेज कहां पर बनेगी? तो इसका एक और डायग्राम है मेरे पास, ये देखो, ये थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम है, इसमें क्लियर दिखेगा तुम्हें। इमेज फॉर्मेशन विल बी हेयर, इमेज फॉर्मेशन विल बी हेयर। दीज आर द, ये स्टेडिया आपके, ये स्टेडिया है, तो ये आपने बोल दिया स्टेडिया इंटरसेप्ट आई हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, एक तो इसके सेंटर से रे पास होगी, सभी को पता है। दूसरी अगर बात करें तो लेंस की वजह से, दिस विल बी द सिचुएशन जिसकी वजह से आप बोल रहे थे लोअर के करस्पॉन्डिंग S3 मिल रहा है, अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग S1 रीडिंग मिल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म। डी इज द डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लेंस तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल डी। ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन जहां पर हो रहा है, दैट इज द डिस्टेंस स्मॉल वी। ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके जो आपका टारगेट है, दैट इज द डिस्टेंस स्मॉल यू। टोटल डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट की, दैट इज द डी। ये जहां पर दिस इज द फोकल पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ।
दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एस के बारे में बेटा हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, एस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। देखो जरा, देखो जरा, अगर ये सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल खेलें, अगर ये सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल खेलें, ये आई है, उधर वाली डिस्टेंस एस है, और कोई डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वी है, और कोई डिस्टेंस दे रखी गई है क्या? ये डिस्टेंस यू है, यही तो चल रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं आई अपॉन वी, दिस आई अपॉन वी, आई अपॉन वी इट शुड बी इक्वल टू एस अपॉन यू। बोलो, कैन वी राइट लाइक दिस? आई अपॉन वी इज इक्वल टू एस अपॉन यू, लिखा जा सकता है ऐसा? बोलो मेरे लाल, कैन वी राइट लाइक दिस फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट? अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो अभी के लिए मैं 1 अपॉन वी की वैल्यू निकाल लूं, 1 अपॉन वी की वैल्यू निकाल लूं। तो दिस इज गोइंग टू बी एस अपॉन यू आई, दिस इज गोइंग टू बी एस अपॉन यू आई। अब कुछ नहीं बचा, खत्म। तो ये प्यारी सी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, ये प्यारी सी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, और नो 1 अपॉन वी की वैल्यू जो पीछे भी आपने निकाली एस अपॉन यू आई, यहां पर पुट कर दें। बस अब इसको रीअरेंज करना है। नहीं पता है ना, नहीं पता है, और हमें उन्हीं सारे टर्म को इन इक्वेशन से हटाना है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। वही कर रहे हैं बेटा मनीष, वही करना चाह रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पे, पहुंच रहे हैं। अभी देखेंगे ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अगर हम कोई भी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम पूरी इक्वेशन को लिखेंगे उन टर्म्स के फॉर्म में जिनकी वैल्यू आपको पता चल सकती है। तो दैट्स वाई वी आर रीअरेंजिंग, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। तो 1 अपॉन वी की जगह रखा एस अपॉन यू आई, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू कॉमन ले लें भाई, बोलो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एस अपॉन आई। यहां से u की वैल्यू निकालते हैं, आओ खेलें। यहां से अगर u की वैल्यू निकालें तो f 1 प्लस एस अपॉन आई आ जाएगा। u की वैल्यू अगर निकालें तो f 1 प्लस एस अपॉन आई आ जाएगा, यस और नो? बोलो भाई। चलो इसको f को क्या कर देते हैं, चलो। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। यहां तक पहुंच गए कि नहीं, बोलो, यहां तक पहुंच गए कि नहीं? u की वैल्यू निकाल लें, u की हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए जरा, ये जो टोटल डिस्टेंस d है, जो टोटल डिस्टेंस d है वो स्मॉल d और u के बराबर है क्या? ये टोटल डिस्टेंस जो बेटा कैपिटल D है वो स्मॉल d और u के समेशन के बराबर है क्या? बोलो हाँ या ना। यार देखो, मुद्दे की बात ये है, ये टेलीस्कोप है, जिसने भी ये टेलीस्कोप बनाया होगा, चलिए हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि ये स्मॉल d कितना है, हमें नहीं पता है ये स्मॉल d कितना है, पर जिस कंपनी ने भी ये टेलीस्कोप बनाया होगा उसको तो पता होगा। बोलो। तो बेटा जब कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उसके साथ एक मैनुअल निकलता है, देखा कभी? उसके साथ एक मैनुअल निकलता है जिसमें उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन होती हैं, जिसमें उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन होती हैं। तो चलो अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो अभी के लिए ये मान लें, अभी के लिए ये मान लें कि हमें स्मॉल d की वैल्यू पता है। प्रॉब्लम ये थी कि हमें u नहीं पता था, और इसी u के लिए हमने क्या करा, यहां से इक्वेशन की हेल्प से u की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन की हेल्प से u की वैल्यू निकाल ली। चलेगा बेटा? आओ, तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होने वाली है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होने वाली है? u प्लस डी। u की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है, u की वैल्यू तो अभी आपने निकाली f,
एस अपॉन आई इंटू एफ, ये देखो एफ, एफ अपॉन आई ऐसा अरेंज कर लेते हैं, एस इधर लिख दिया, प्लस डी। बोलो बेटा, तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ अपॉन आई इंटू एस, और इसको एक साथ कर दें, एफ प्लस डी। बोलो, वही किया गया, देखो एफ अपॉन आई इंटू एस एक साथ रख लिया और एफ प्लस डी को एक साथ कर दिया। कोई दिक्कत मेरे लाल? ये जो एफ अपॉन आई है इसी को मैंने बोल दिया के, और ये जो एफ प्लस डी है इसी को मैंने बोल दिया सी। एफ अपॉन आई जो है वो मैंने बोल दिया के, और एफ प्लस डी को मैंने बोल दिया सी। इक्वेशन हो गई कैपिटल डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, कैपिटल डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। आ गई वही इक्वेशन, आ गई टेक्योमेट्री की इक्वेशन। बोलो हाँ, फिर वही बात है सर, ये इक्वेशन तो शुरू में भी आपने दिखाई थी, चलिए आपने इस इक्वेशन को डिराइव भी कर दिया। सर मेरा सवाल ये थोड़ा था कि इक्वेशन आई कहाँ से, ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बता दिया, हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हम तो सर ये जानना चाह रहे थे कि के और सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, के और सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अरे बता दिया है, समझो तो मेरे लाल, सारी चीजें बोली नहीं जाती हैं, सारी चीजें बोली नहीं जाती। केस 1, और भैया यही सवाल है, यही एग्जाम के सवाल हैं जिसके लिए इतनी देर से मेहनत की जा रही है, यही सवाल हैं। तो टाइप 1 प्रॉब्लम जो आपको यहां से देखने को मिलता है, जो टेलीस्कोप अगर आप यूज कर रहे हैं, जो टेलीस्कोप आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन अगर पता है, उसके लिए बेटा अगर आपको स्पेसिफिकेशन पता है, जैसे फोकल लेंथ क्या है, एफ डी कितना है, डी वर्टिकल एक्सिस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और क्या चाहिए, एफ डी जो आपने स्टेडिया प्रोवाइड किए हैं उनका इंटरवल कितना है। अगर ये तीनों स्पेसिफिकेशन आपको नोन है, अगर ये तीनों स्पेसिफिकेशन आपको नोन है, मतलब आपके पास मैनुअल जो था वो आपने संभाल के रखा है, जो मैनुअल था हमारे टेक्योमीटर का जहां पर स्पेसिफिकेशन लिखी थी, अगर वो आपने संभाल के रखा होगा तो आपको ये पता होगा। अब ये हम तो नहीं बता पाएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसने ये टेलीस्कोप बनाया है उनको पता होगा ये। तो अगर ये सब उन्होंने आपको बता दिया है और आपको पता है, बेधड़क होके आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, D इज इक्वल टू के एस, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। के क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई, सी क्या हो जाएगा, एफ प्लस डी। लो, खेला ही खत्म, खेल ही खत्म हो गया। एफ पता है, आई पता है, एफ पता है, डी पता है, के पता, सी पता। फील्ड में जाओ, स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर करो और खेल खत्म। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट करो, तुम्हें स्टाफ और टेक्योमीटर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूं मिल जाएगी, यूं। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो वंस यू नो द स्पेसिफिकेशन, खेल ये है, अगर आपको ये स्पेसिफिकेशन पता है तभी ये बात संभव है बेटा, तभी ये बात संभव है। मुद्दे की बात ये है कि सर ये तो बहुत इजी हो गया सर, तो शुरू से क्या ही बता रहे हैं हम, जब से क्लास स्टार्ट हुई है क्या ही बताना चाह रहे हैं तुम्हें कि चीजें बहुत इजी इजी हैं। बोलो, तो पहला जो सवाल आपके एग्जाम में आता है, गेट ईएससी स्टेट एई जेई सब हो जाए,
देखो कह रहा मैनुअल खो जाए तो, देख रहे हो। गुड इवनिंग सर, आई एम अनेबल टू एक्सेस माई बैच, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट बट नो रिस्पॉन्स हैज केम। अच्छा बेटा, आप ऐप पर सपोर्ट में जाइए, विद इन 24, आई थिंक सम टाइम इज देयर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपने रिप्लाई अपना क्वेरी डाला है तो समटाइम्स इट मे टेक टाइम, बट विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अदरवाइज एक बार दोबारा दोबारा से क्वेरी रेज कर दीजिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो डोंट गेट पैनिक, बिल्कुल परेशान मत हो, कभी कभी हो जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हाँ? अब हम लोग नहीं जानते सिविल वाले हैं इतना, हाँ? हम लोग तो सीमेंट, हाँ, ब्रिक, मैसनरी, आरसीसी, स्टील, सर्वे, ट्रांसपोर्ट, पर इतना तो समझ ही सकते हैं समटाइम्स सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर देयर, तो हो सकता है कोई इशू हो, रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। मुझे अभी तो इतना ही पता है, ठीक है। तो पहला 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 बेटा, पहला जो सवाल आपको देखने को मिलता है, इन द क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू एफ, इन द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू डी, इन द क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू आई। कहेंगे भैया सर्वे करने गए थे, स्टाफ इंटरसेप्ट तो मेजर कर लिया है, लेकिन मेजर करनी थी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो टेक्योमीटर लेके गए थे उसका एफ डी आई ये गिवन है, बता दो कितनी होगी हॉरिजेंटल डिस्टेंस। नहीं बता पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। तो भैया ये जो एफ डी आई दिया गया है ये याद रहना चाहिए, ये जो अभी इजी इजी चिल्ला रहे हो ना, एग्जाम में यही नहीं याद आता है, सब टफ हो जाता है, समझ रहे हो। तो K इज इक्वल टू एफ अपॉन आई, सी इज इक्वल टू एफ प्लस डी, खेल जाएंगे सर। हो जाएगा सर। अगला सवाल, सर अगला सवाल केस 2। चलो, तो कोई एक प्यारा सा मेरा बच्चा बोल रहा था कि सर अगर मैनुअल खो गया है, मतलब एफ डी और आई ये हमारी पहुंच के बाहर चले गए हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, हमें इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, तो क्या सर अब हम टेक्योमेट्री का इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं? अरे करवाएंगे ना तुम्हें, क्यों टेंशन ले रहा हूं। तुम्हें जो मेजरमेंट करना करना, जाके भी पहाड़ वहाड़ में जहां जाना जाना, थोड़ी देर मेरे साथ रुकोगे, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए मेरी बातें सुन लो, फिर जहां पे भी अनइवन ग्राउंड में, हिल स्टेशन पे जहां पे भी जाना है कर लेना मेजरमेंट, 5 मिनट बस मेरे साथ यहीं पे रहो, प्लेन जगह में। अब यहां पर तरीका क्या है? तो यहां पर तरीका कुछ नहीं है, एक टेस्ट टेस्ट खेलेंगे। अरे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है यार, टाइम पास है, टाइम पास है, थोड़ा सा खेल खेलते हैं। ये एक डिस्टेंस थी D1, ये हमें पता है, टेप लिया, टेप लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस D1 हमें पता है, नोन है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, पे दो स्टेशन लोकेट कर लिए, ए और बी, ठीक है। ए पे रखा है इंस्ट्रूमेंट, ए पे रखा है इंस्ट्रूमेंट अपना वही प्यारा सा टेक्योमीटर, और बी पे मेरे लाल रख दिया मैंने स्टाफ, बी पे मैंने रख दिया है स्टाफ। तो मैं नहीं लगता है, मानो या फिर ना मानो, तुम्हें इस स्टाफ में प्यारी सी 3 रीडिंग मिलेंगी, S1, S2 और S3, S1, S2 और S3, मानते हो? इन S1, S2 और S3 की हेल्प से तुम ये स्टाफ इंटरसेप्ट SB मेजर कर लोगे।
तो देखो ये डी जो D1 जो है ये नोन है आपके लिए, और ये एस भी जो है ये आपको पता है नोन है। तो यार इस D1 को लिखने के लिए क्या हम लिख सकते हैं KS1 प्लस सी। KS1 इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, तो S1 जो हो जाएगा वो SC माइनस SA हो जाएगा। अब ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। देखो तो हमें यहाँ पर D पता है, D1 पता है, हमें यहाँ पर S1 पता है, हमें इंस्ट्रूमेंट का K और C नहीं पता है। कोई बात नहीं, ये हुआ इस टेस्ट का स्टेप 1, ये हुआ इस टेस्ट का स्टेप 1। फिर से एक स्टेप 2 कर लो। इंस्ट्रूमेंट सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है। अब हमने क्या कर दिया, एक कोई और डिस्टेंस ले ली। अब ये डिस्टेंस मान लो हमने इंक्रीज कर दी। यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा था, यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा बेटा ए पॉइंट पे, और अब यहां पर बी पॉइंट पे रखा स्टाफ, बी पॉइंट पे रखा स्टाफ। फिर से 3 रीडिंग मिलेंगी, फिर से 3 रीडिंग मिलेंगी, फिर से 3 रीडिंग मिलेंगी। एस ए हो गया, एस बी हो गया, एस सी हो गया, यहां से S2 निकालेंगे। दिस इज गोइंग टू बी SC माइनस SA। और अब ये जो डिस्टेंस है बेटा वो D2 है। ये D2 डिस्टेंस भी हमने पहले से ही फिक्स कर रखी है, हम इस D2 डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मेरे लाल तुम्हें नहीं लगता यहां के लिए भी हम एक टेक्योमेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। D2 विल बी इक्वल टू KS2 प्लस सी, KS2 प्लस सी। हो जाएगा हाँ या ना, हो जाएगा हाँ या ना, हो जाएगा हाँ या ना। सर एक बात बताइए, आपने S1 S2 कर दिया, D1 D2 कर दिया, तो एक K1 K2 और C1 C2 क्यों नहीं किया? ये K1 K2 और C1 C2 क्यों नहीं किया? अरे मेरे भाई इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है ना। जब इंस्ट्रूमेंट सेम है तो उसके लिए एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी तो सेम ही होगा ना। तुम्हें नहीं लगता मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता मेरे लाल? फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 कहां लिख दें अब? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आप बिल्कुल इत्मीनान से K और C की वैल्यू को निकाल सकते हैं। K और C की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जाओ पहाड़ी इलाके में, जहां पे भी मेजरमेंट करना जाओ, कोई नहीं रोक रहा। जहां पर भी मेजरमेंट करना जाओ, कोई नहीं रोक रहा है। हो जाओ। तो अब आप जो इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं उसका K भी आपको पता है, उसका C भी आपको पता है। बेहतरीन तरीके से स्टाफ इंटरसेप्ट को मेजर करिए, स्टाफ इंटरसेप्ट को मेजर करिए और हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। एनी डाउट टू एनीवन, एनी क्वेरी टू एनीवन टिल नाउ, whatever we have discussed till now, you can ask your doubt, you can ask your query। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आई विल आंसर योर ऑल द डाउट्स एंड ऑल द क्वेरीज। सो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सर एक मेरा सवाल है, सर जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ये लाइन ऑफ साइट जो है, हमेशा जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजेंटल ही हो? सर ये जरूरी थोड़ा है कि ये दोनों पॉइंट सेम प्लेन पे ही हो? यस और नो? मान लीजिए जैसा आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, 2 पॉइंट हैं और दोनों अलग अलग एलिवेशन पे हैं, एलिवेशन पे हैं,
या फिर डिप्रेशन पे हैं, एलिवेशन पे हैं या फिर डिप्रेशन पे हैं, तो क्या वहां पर भी हम टेक्योमेट्री की हेल्प से हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो। आओ ये लो, तो केस वन में डिस्कस कर रहा हूं। केस वन में भी मैं बात कर रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन की। कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, वो तो मैंने बस लिखने के लिए लिख दिया है, लिखने के लिए लिख दिया है, बट नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। सारा खेल बेसिक का है। क्या होता है बेसिक समझो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज एट हायर एलिवेशन। तो आपने बोला सर हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं थीटा, तो भाई दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ साइट। ये बीच वाली जो लाइन आपकी होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी। अब आप टेलीस्कोप को ऐसे नहीं रख रहे हैं, अब आप टेलीस्कोप को ऐसे रख रहे हैं टॉप वाले बी पॉइंट को साइड करने के लिए। समझ रहे हो? और इंपॉर्टेंट बात क्या है, बी पॉइंट पे जो आपने स्टाफ को प्लेस किया है, बी पॉइंट पे जो आपने स्टाफ को प्लेस किया है, द स्टाफ इज प्लेस्ड वर्टिकल, द स्टाफ इज प्लेस्ड वर्टिकल। ठीक है, तो अब यहां पर एलिवेशन कैसे निकालेंगे ये समझो। अब हमें निकालनी है दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, और मान लो इस बी पॉइंट का एलिवेशन भी डिफाइन करना है। देखो जरा, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या मिलने वाला आपको, S3 माइनस S1, S3 माइनस S1, दिस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट यू विल गेट। बट इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज नॉट हॉरिजेंटल, द लाइन ऑफ साइट इज नॉट हॉरिजेंटल। लाइन ऑफ साइट जो है बेटा वो इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा पे इंक्लाइंड है। क्या ये थीटा मेजर कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर, क्योंकि सर ये टेक्योमीटर है, और टेक्योमीटर होता क्या है, स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट, और थियोडोलाइट की हेल्प से क्या वर्टिकल एंगल को मेजर किया जा सकता है? थियोडोलाइट की हेल्प से क्या वर्टिकल एंगल को मेजर किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट, तो भैया इसको स्टाफ को अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें तो कोई नाराजगी हो जाएगी क्या? अगर स्टाफ को ऐसे कंसीडर कर लेंगे तो तुम्हें नहीं लगता अब ये जो एंगल है लाइन ऑफ साइट और स्टाफ के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया है, वो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया है। तो भैया अगर ये स्टाफ इंटरसेप्ट एस था, तो ये स्टाफ इंटरसेप्ट एस कॉस थीटा हो जाएगा क्या? बोलो मेरे लाल। अगर ये स्टाफ इंटरसेप्ट वर्टिकल स्टाफ इंटरसेप्ट एस था, तो अगर स्टाफ इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट की बात करें, चेंज होगा ना? बिल्कुल चेंज होगा। एस और एस कॉस थीटा सेम होंगे क्या? एस और एस कॉस थीटा सेम होंगे क्या? एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, स्टाफ को हमने वर्टिकल ही लगाया है, ये तो कंसेप्ट से खेल रहे हैं। स्टाफ को हम लोगों ने वर्टिकल ही प्लेस किया है, रीडिंग भी हम लोगों ने वर्टिकल स्टाफ में ही ली है। बट कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो क्या एस और एस कॉस थीटा की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो कंसेप्चुअली तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना मेरे लाल, बोलो। तो भैया तुम्हें ये लाइन ऑफ साइट जो दिख रही है, इसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट भी पता चल गया, इसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट भी पता चल गया, वो है एस कॉस थीटा। टेक्योमेट्री वाली इक्वेशन क्या होती है? D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, के की एस की जगह रख देते हैं एस कॉस थीटा, तो D इज इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो बेटा तुमने डिस्टेंस निकाली है ना, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है? नहीं। क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने निकाली है? आंसर इज नो मेरे लाल, तुमने ये निकाली है इंक्लाइंड डिस्टेंस जो कि है L।
तुमने ये निकाली है इंक्लाइंड डिस्टेंस जो कि है एल। जल्दी बोलो हाँ या ना। तुमने ये जो डिस्टेंस अभी निकाली है डी इज इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी। मेरे लाल, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, लाइन ऑफ साइट है ये। चलो यही निकाल के खुश हो जाओ, कुछ तो निकला जीवन में, यही निकाल के खुश हो जाओ। हद है यार, मतलब अब क्या चाह रहे हो तुम मुझसे? अगर ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू तुम्हें एल पता चल गई है, तो क्या तुम इसके कंपोनेंट ये एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा नहीं ले सकते हो? एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा नहीं ले सकते हो? ना ले पाओ तो बताओ। तो मेरे लाल, अगर तुम्हें ये लाइन ऑफ साइट पता चल गई, ये एंगल थीटा पता चल गया है, तो ये होगा लाइन ऑफ साइट कॉस थीटा और ये होगा लाइन ऑफ साइट साइन थीटा। लाइन ऑफ साइट कितना है पता है, तो अगर इसमें पूरे में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें पूरे में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें मेरे लाल, ये डी निकल आ जाएगा। तुम्हें ये डी पता चल जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर इस पूरे टर्म में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ और नहीं निकलेगा, वी निकल आएगा। कुछ और नहीं निकलेगा, वी निकल आएगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे, निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री? हाँ या ना? कैलकुलेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री? यस और नो? बात आती है एलिवेशन की। मान लीजिए सवाल में पूछने वाले ने आपसे ये पूछ लिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, जबरदस्ती याद करने मत बैठ जाना। मान लो उसने पूछ लिया इस बी पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे। तो जो एलिवेशन आपने बोला है निकालने के लिए, तो मुझे फिर लेवलिंग वर्क में एक प्यारा सा पॉइंट चाहिए पी, जिसको हम लोग बोलते हो बेंचमार्क। क्या इस बेंचमार्क में जो हम स्टाफ रीडिंग लेंगे उसको बैक साइड बोल सकते हैं? देखो मैं लिख दे रहा हूं, बड़ी मुश्किल से याद करके आया था, अब देखो याद है कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने। क्लास के पहले याद तो बहुत किया था, चलो एक बार देखते हैं, शायद याद हो। आर एल ऑफ द पॉइंट बी जो होगा, अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस कैपिटल वी माइनस S2। देखो सही लिख दिया है क्या? मजाक मजाक में ये सही लिख गया है क्या? देखो गलत हो जाए तो भी कुछ कहना नहीं, अब नहीं याद होता तो क्या करें? है? तुम देख के बताओ सही लिख दिया है क्या? बोलो भाई, ये सही लिख गया है क्या? तुम लोग का प्यार है बस यार ये। है? वो एक नहीं, भगत सिंह जी का डायलॉग था शायद, सुना होगा आपने, कि मेरे हालातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि भी इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। क्यों भाई? हाँ? तो बस ऐसे ही कुछ है, तुम लोग का प्यार है। सही है? बोलो भाई, अरे बताओ। अबे सही है, इतना सोच क्या रहे हो? हैं? तो मेरे भाई इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, अगर आप पॉइंट बी का आर एल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पता नहीं है?
तो बेंचमार्क की वैल्यू तो पता ही होगी, बैक साइड तुमने खुद बैठ के मेजर करी थी वहां पर। वी तो अभी अभी निकलवाया है, वी तो अभी अभी निकलवाया है एल साइन थीटा। उसमें से अगर ये स्टाफ रीडिंग S2 माइनस कर दें तो घूम फिर के पॉइंट कैपिटल बी पे ही तो आ जाएंगे, घूम फिर के पॉइंट कैपिटल बी पे ही तो आ जाएंगे। यस और नो? तो अब समझ में आया कि टेक्योमेट्री की हेल्प से कैसे देखो सेम लेवल पे बात हो रही थी, बहुत आसान बात थी, सेम लेवल पे बात हो रही थी, लगा दिया टेक्योमेट्री, खेल खत्म। एलिवेशन पे बात हो रही है, लगा दिया टेक्योमेट्री। सर ये सब याद कर लें, गलती से भी नहीं, याद बात मत करना, भूल जाओगे, पहले ही बता देना। यकीन मानो हमें भी आज तक याद नहीं है ये, तो 8-9 साल हो गए, पता नहीं कितनी बार ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, पढ़ा दिया, लेकिन याद अभी भी नहीं है। ठीक है, और कभी जरूरत लगी भी नहीं कि याद होता तो काम चल जाता या कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता। बिना याद के ही खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, क्यों याद करेंगे भाई। तो यही सब आगे लिखा भी होगा इन्होंने, देखो। तो एल हो गया के एस कॉस थीटा प्लस सी, अब डी हो जाएगी एल कॉस थीटा, तो ये डी निकल आई, और वी हो जाएगी एल साइन थीटा, खत्म। बी पॉइंट का जो आर एल होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी, और सी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर जियोडेटिक लेवलिंग है तो सी स्टैंड्स फॉर द करेक्शन, सी स्टैंड्स फॉर द करेक्शन। अगर जियोडेटिक लेवलिंग है तो करेक्शन तो अप्लाई करने पड़ेंगे ना। ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इन द केस ऑफ जियोडेटिक लेवलिंग कर्वेचर करेक्शन रिक्वायर्ड, कम रिफ्रैक्शन करेक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमें कंबाइंड करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। इफ इन केस इट इज रिक्वायर्ड यू कैन अप्लाई। खेल खत्म। मेरे लाल, क्या ये बात जरूरी है कि हमेशा एलिवेशन की ही बात हो? क्या कभी डिप्रेशन की बात नहीं हो सकती है? क्या कभी ऊपर से नीचे नहीं देखेंगे? क्या कभी ए पॉइंट हायर एलिवेशन पे हो और बी पॉइंट लोअर एलिवेशन पे हो? ऐसा नहीं करेंगे क्या? ए पॉइंट हायर एलिवेशन पे हो, बी पॉइंट लोअर एलिवेशन पे हो, ऐसा नहीं करेंगे क्या? अब देखो, ये भी हम नहीं पढ़ के आए आज, ये पढ़ ही नहीं पाए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, तो अब ये हम नहीं बताएंगे। कर सकते हैं ऐसा, ये बात मान सकते हैं, इस बात की उम्मीद कर सकते हैं तुमसे, इतनी उम्मीद तुमसे रख सकते हैं कि नहीं कि ये केस तुम्हें समझ में आ गया है? अरे सब वही है, लाइन ऑफ साइट निकालो, D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, स्टाफ इंटरसेप्ट S cos थीटा, L विल बी इक्वल टू D S cos थीटा प्लस सी। तो क्या होने वाला है? L cos थीटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, L sin थीटा वर्टिकल डिस्टेंस। इफ यू नो द BM यू कैन फाइंड आउट द RL ऑफ द पॉइंट B। सब वही है, यकीन मानो मेरी इस बात का, सब वही है। और इस बात को भी ध्यान रखो कि ये सवाल जब गेट में आएगा, ये सवाल जब गेट में आएगा तो तुम्हें प्यारे प्यारे 2 नंबर दे के जाएगा। तो 3 तरीके के सवाल यहां से बन सकते हैं, 3 तरीके के सवाल यहां पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग तो बन सकते हैं। व्हेन द टेलीस्कोपिक स्पेसिफिकेशंस आर गिवन, find out the multiplying constant, find out the additive constant, apply the tachometry equation and enjoy 1 mark problem। अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, D1 D2 पता है, S1 S2 पता है, with the help of the 2 equations again you can find out the value of the 2 unknown K and C, again 1 mark problem। इनमें से कोई भी केस आ गया, when the staff is kept vertical, when the staff is kept vertical
for the angle of elevation or for the angle of depression, find out the horizontal distance between the point or find out the RL of any point. You will get 2 mark problem from this topic. In this way, from our GATE exam point of view, we have completed the discussion for the tachyometry and I hope सभी लोगों को सभी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है. तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, जाओ मजे करो. फिर देखो जाके प्रीवियस ईयर गेट, ईएससी, स्टेट, एई, जेई, जो सवाल जहां से मिले रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री मस्त होके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट जाने के पहले एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में आज तक की सभी बातें, आज की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, हाँ या हाँ. ना का तो ऑप्शन ही नहीं है. ना का देखो कोई स्कोप रखते नहीं भाई, हम सीधे हाँ श्योर शॉर्ट गेम है. सर पर डे एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं. हाँ बेटा, इसी तरीके से आपका शेड्यूल बनाया गया है, इसी तरीके से आपका शेड्यूल बनाया गया है कि पर डे एक चैप्टर निपटाएंगे हम लोग, और कभी कभी 2 भी, कभी कभी 2. जैसे कल के पहले जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे. एक कंटूर कंप्लीट किया था और एक और क्या कंप्लीट किया था. 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना. तो एक बार मुझे बस जैसे मन कर गया बस मेरा पूछने का, पूछ ले. हाँ, थियोडोलाइट और कंटूर के बारे में बताया था, बिल्कुल सही. हाँ, तो प्लेन टेबल तो डिटेल्ड कोर्स में भी लोग नहीं पढ़ते हैं, और आपने क्रैश कोर्स में भी प्लेन टेबल पढ़ा है. चलो खैर, बहुत अच्छी बात है, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं. एक ऐसे चीज है मन में कहो तो पूछ ले, बताओ. सच सच बताना ईमानदारी से, कितने ऐसे लोग हैं जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ साथ लगा रहे हैं. ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास टाइम कम है, आप क्लासेस ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल अप टू द टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन 1-2 चैप्टर पीछे तक के क्वेश्चन आप लगा चुके हैं या ट्राई कर चुके हैं. लाइक हम लोगों ने बात कर ली टेक्योमेट्री की, तो मान लीजिए मैं अगर ये उम्मीद करूं कि क्या आपने लेवलिंग तक के सवाल लगा लिए हैं, शुरू के जो 4-5 चैप्टर थे हमारे लेवलिंग तक के क्वेश्चन लगा लिए हैं. यस और नो? नहीं, टाइम मैनेज करिए. चलिए वो लोग आंसर करेंगे कि जो लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, क्या सवाल उनसे हो पा रहे हैं, हाँ या ना. क्या सवाल उनसे सॉल्व हो पा रहे हैं. दोज हु आर प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज ऑफ गेट एंड ईएससी आफ्टर अटेंडिंग दिस क्रैश कोर्स, दे आर एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस और नो. अभी आपने ट्राई नहीं करे, वो एक सेकेंडरी इशू है, वो एक अलग बात है. बन रहे हैं. तो जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, याद है ओरिएंटेशन सेशन में आपके चेतन सर ने एक शायरी सुनाई थी. हाँ, तो इस चैनल पर जब सिविल की टीम का ओरिएंटेशन हुआ था, तो चेतन सर ने एक शायरी सुनाई थी, याद है, बहुत बढ़िया शायरी सुनाई थी. उन्होंने बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ओरिएंटेशन सेशन देखा हो, तो उन्होंने बोला था सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है. हाँ, तो दोज हु आर नॉट ट्राइंग द पीवाईक्यूज, तो ये गलत बात है भाई. ठीक है, सब अपने एफर्ट्स पूरे करिए, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सब बात की बात है. दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. मिलते हैं कल की क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग.